हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जो बात करता है आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। देखो, बहुत सारे टॉपिक है लेकिन बहुत ही इजी हैं, तो एक पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है जो किसी काम की नहीं है, बट सिर्फ इस स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि जो जगह होती है, जो लैंड होता है ना, वो और उसके उस जगह पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं कंपेयर कर लेती हूँ कि एक कोई जो लैंड है वो है आपका डेजर्ट एरिया, ठीक है। एक कोई जो लैंड है वो आपका पड़ता है आइलैंड, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि वो आइलैंड है। तो इनकी जो एक अलग अलग जगह पे एक पूरा पानी से घिरा हुआ है, एक डेजर्ट है जहाँ पे पानी का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। कितने अलग अलग जगह हैं ये दोनों, और यहाँ पे क्या होगा कि ये लोग जो यहाँ पे रहने वाले होंगे वो भी बहुत ही अलग तरीके से अपना जीवन जीते होंगे। तो जगह जो होती है, जो लैंड होता है, वो लोगों की हैबिटेट में, ठीक है, उनके कल्चर में, उनके हर चीज़ में जो है वो इफ़ेक्ट करता है। उनकी लाइफ के हर चीज़ में क्या इफ़ेक्ट करता है? जगह है, लैंड की, वो किस जगह पे रह रहे हैं। वो रह रहे हैं पोल साइड में। पोल साइड में बता चुकी हूँ जब हमने अर्थ का पार्ट डिस्कस किया था कि अर्थ जो हमारी गोल है, तो उसमें जो इधर जो नॉर्थ वाला और साउथ वाला जो पार्ट होता है, सबसे अपर मोस्ट और सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का, उसको पोल कहते हैं। तो पोल वाले एरियाज में रहने वाले लोग अलग होंगे, अलग होंगे नहीं, वो लैंड ऐसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जो वहाँ के लोगों को मजबूर कर देती है कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने में, ठीक है। किस तरीके के वो क्लॉथ पहनेंगे, क्या वो खाएंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होंगी। अगर वो समुद्र वाले एरिया के पास में रहते हैं तो मेनली हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो फ़िश खाते होंगे डेफिनेटली। अगर उस एरिया का जो है वो एरिया जो है वो फर्टाइल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग कल्टीवेट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो मतलब वहाँ के लोग ग्रेन्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, फूड जो है वो खाएंगे। तो इस तरीके के अलग अलग चीज़ें जो हैं वो लैंड अफेक्ट करता है। लोगों की ईटिंग हैबिट क्या होगी, वहाँ का वेजिटेशन क्या होगा, वहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे किस तरीके के एनिमल होंगे, वहाँ पे उस लैंड की जो सॉइल होगी, मिट्टी, वो किस तरीके की होगी, उस लैंड का जो है पानी वो किस तरीके का होगा, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है एक चीज़ पे, किस पे? लैंड के ऊपर। मेनली जगह बताती है कि वहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन, किस टाइप का सॉइल, किस टाइप की जो है वहाँ पे एनिमल, किस टाइप का वाटर अवेलेबल होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। बस चलो स्टार्ट करते हैं, लैंड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। देखो 90% हमारा जो वर्ल्ड है, पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड पे रहती है। इसका मतलब क्या है? देखो पूरा ये अर्थ समझ लो, और यहाँ के जो 90% जो बोल सकते हैं पॉपुलेशन है, आबादी है, वो सिर्फ 30% लैंड पे रहती है। मतलब कि अगर ये आधा मैंने बांट दिया अर्थ को, ये 50% हो गया। और 50 का भी अगर मैं बोलूँ कि 30% कितना होगा, इतना, सिर्फ इतने एरिया पे जो है पॉपुलेशन रहती है। बाकी का पूरा जो हिस्सा है ना, वो पानी से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। वाटर से भरा हुआ नहीं भी है तो वो एरिया ऐसा है जहाँ पे कंडीशन रहने लायक नहीं। या तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, आइस जमी हुई होगी वहाँ पे, या बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, रहने के लिए सूटेबल नहीं होगा। या फिर कुछ एरिया जो है वो माउंटेन्स होंगे वहाँ पे, जो हम रहने के लायक नहीं होंगे। जहाँ कुछ आइलैंड होंगे ऐसे जिनके ऊपर रहने के लायक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के सिर्फ 30% लैंड पे लोग रहते हैं, 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% लैंड पे रहती है। अब लैंड जो है, अगर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, हम पिछले चैप्टर में रिसोर्स की बात कर चुके हैं। 30% जो हमारा टोटल एरिया अर्थ सरफेस का है वो लैंड कवर करता है। 30% का मतलब समझ में आता है कि इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, जो जगह है। लैंड जो है सिर्फ 30%, बाकी का जो है वो पानी ले गया। बाकी का हिस्सा कौन ले गया? पानी ले गया। और बाकी का कितना बचा? 30% बचा, जिसने जगह ले ली। किसने ले ली? लैंड ने ले ली। चलो, तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, वो मेनली लैंड और उसके क्लाइमेट की वजह से होता है। कि पहली बात तो वो जगह कैसी है, वो माउंटेन है, वो लो लाइंग एरियाज़ है, वो स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप मतलब कि ढलान वाला इलाका है, वो रग्ड टोपोग्राफी है, मतलब ऐसा खरदरा है, या फिर खरदरा नहीं कहेंगे तो फिर हम कहेंगे कि अनइवन है, ठीक है, फ्लैट नहीं है। तो
अलग अलग तरह के लैंड होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं और वो सब डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगर अच्छा फर्टाइल लैंड होगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, फर्टाइल लैंड है तो लोग अच्छे तरीके से फार्मिंग कल्टीवेशन कर पाएंगे, अच्छे से जीवन जी पाएंगे। ठीक है, तो लैंड डिसाइड करता है और उसका जगह का क्लाइमेट, कि क्लाइमेट हार्श तो नहीं है, हार्श मतलब कि रहने के लायक कंडीशन है कि नहीं, बहुत ठंडा तो नहीं है, बहुत गर्म तो नहीं है, बहुत बारिश तो नहीं होती है वहाँ पे। तो हर चीज़ जो है वो डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे पॉपुलेशन का कैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस जगह पे कितनी पॉपुलेशन होगी, वो कौन डिफाइन करेगा, लैंड और वहाँ का क्लाइमेट। बस इतना याद रखो। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपकी जो पॉपुलेशन होती है ना वो अनइनहेबिटेड होता है। कहाँ कहाँ पे, अगर मैं बोलूँ फॉरेस्ट वाला एरिया है, मैं बोलूँ डेजर्ट वाला एरिया है, मैं बोलूँ माउंटेन वाला एरिया है, या फिर ऐसा एरिया है रग्ड टोपोग्राफी है, अनइवन लैंड है, ठीक है, फ्लैट नहीं है। और अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे जो है, अभी हमने बात की थी एक स्टीप स्लोप के मतलब ढलान वाला एरिया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो अनइनहेबिटेड होती है, मतलब कम जो है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो प्लेन में, प्लेन्स मतलब कि जो एकदम सपाट एरिया हो, फ्लैट हो, जहाँ पे रिवर वैली हो, अच्छा खासा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा जनता रहती है ऐसे जगह पे। अब लैंड का यूज़ देखते हैं। लैंड का यूज़ जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउस बनाना है, रोड बनाना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो अलग अलग तरीके से हम लैंड का यूज़ कर सकते हैं और इन सब को ही हम कहते हैं लैंड यूज़। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लैंड को यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं लैंड यूज़। अब यूज़ जो होता है लैंड का वो कुछ फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, वो भी कि क्या ऐसे कारण होंगे जो बताएंगे कि आप इस जगह का यूज़ सिर्फ इसलिए कर सकते हैं। वहाँ की टोपोग्राफी, वो लैंड किस तरीके का है, ठीक है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, किस तरीके का है वो लैंड, वो एक दूसरा वहाँ की सॉइल की, वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, फर्टाइल है या नहीं है, फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, या रेनी है, तो किस तरीके का क्लाइमेट है, फिर वहाँ पे मिनरल कि वहाँ पे कितने खनिज जो है वो पाए जाते हैं, मतलब मिनरल, जितने ज़्यादा मिनरल मिलेंगे अच्छे खासे जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं ना, तो वो मिनरल है कितना उस लैंड पे, फिर वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर है भी कि नहीं है उस जगह पे, तो यही सब चीज़ें बताती है कि हम उस लैंड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं, वहाँ की टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल, वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सब बताते हैं कि हम उस जगह का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक ह्यूमन फैक्टर भी होता है जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो लैंड के यूज़ को बताते हैं। अब लैंड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि हक होना किसी के पास में उस जगह का, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई कर दिया है लैंड को। एक प्राइवेट लैंड होता है और एक कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट लैंड किसी इंडिविजुअल का होता है कि मेरे खुद का घर है, कोई प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की कोई ज़मीन है, मेरी खुद की कोई शॉप है, तो मैंने बोला कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गई। कम्युनिटी का मतलब है कि वो जगह सबके लिए, एक पब्लिक पार्क में बोल देती हूँ तो वो सबके लिए है। ठीक है, अगर मैंने पब्लिक वेल बोला, ठीक है, वो सबके लिए है। तो इस तरीके से कम्युनिटी अलग आता है और प्राइवेट लैंड अलग आता है। कम्युनिटी लैंड में जो है वो सबका आता है, मतलब बहुत सारे लोगों का, और प्राइवेट लैंड में सिर्फ मेरा खुद का, इंडिविजुअल का आता है। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कम्युनिटी लैंड को जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं, बस इतना याद रखो। अब जो क्वालिटी होती है ना जगह की, लैंड की, वो हर जगह अलग अलग होती है, वो तो हमें पता ही है। जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होगा, जहाँ पे अच्छा टोपोग्राफी होगा। टोपोग्राफी का मतलब सिर्फ इतना है कि वो लैंड कैसा दिखता है, वो लैंड ऊंचा है, नीचा है, बराबर है, कैसा है वो लैंड, वो टोपोग्राफी है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंड होगा। चलो आगे आता है, यहाँ पे ये चीज़ आती है कि लैंड जो डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड आती है, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन होता है। ये जो मेजर थ्रेट्स हैं
टू इन्वायरमेंट, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का। हमारे पास में जगह है, ठीक है, हमारे पास में जगह है, लैंड है अच्छा खासा, बट उस जगह को हम बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से? उस लैंड पे सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन का मतलब समझते हो ना, कि उस जगह पे उस लैंड की जो सॉइल होती है वो इरोड होती है। इरोड मतलब कि वो एक जगह से डिस्प्लेस होती है, ठीक है, डिस्प्लेस होती है। उसके अलग अलग कारण होते हैं, हमारे खुद के कारण होते हैं। लैंडस्लाइड आती है, लैंडस्लाइड का मतलब समझ में आता है, ज़मीन धंस जाती है। फिर डिसर्टिफिकेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड की जो उपजाऊपन ख़त्म होता है, वहाँ पे अपन पेड़ पौधे काटना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका उपजाऊपन ख़त्म होगा। फिर ये सारे इन्वायरमेंट, ये सारे थ्रेट्स हैं लैंड को, ये थ्रेट्स क्यों हो रहे हैं, ये सारे कारण क्यों हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, लैंडस्लाइड क्यों हो रही है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे एक्सपांशन की वजह से, एग्रीकल्चर एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का एक्सपांशन। एक जगह पे तुम इतना ज़्यादा भार डाल दोगे तो फिर वो जगह सहन कर पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं ना यार, नहीं कर पाएगी। और फिर वो अपना जो है रिएक्शन तो देगी ही सही। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, डेफिनेटली। तो अगर आप उसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा जो है आप कर रहे हो अत्याचार, जगह पे भी इंसान के ऊपर करेंगे, ऑब्वियसली उसका भी रिएक्शन आएगा। तो इस तरीके से लैंड का भी रिएक्शन आता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, लैंड को बचाया कैसे जा सकता है? ये तो हमने देखा कि हम लैंड को बर्बाद करें, क्यों बर्बाद करें? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के थ्रू, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन करके अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसको हम बचा कैसे सकते हैं? इसको हम बचा सकते हैं अफोरेस्टेशन के थ्रू। अफोरेस्टेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के बचा सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन के थ्रू, मतलब कि उसको वापस जो है उपजाऊ बनाए, ठीक है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब जब हम ज़मीन पे ज़्यादा अनाज उगाने के लालच में उसके ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड केमिकल जो छिड़काव करते हैं, दवाइयों का, फर्टिलाइज़र का, उनको देखना चाहिए एक तरीके से कि इतना सही भी है कि नहीं, केमिकल हम ओवर यूज़ तो नहीं कर रहे हैं उसका। फिर दूसरा, ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल उस पर जो घास वगैरह खाते हैं एनिमल्स जो होते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है लैंड की, और इसके वजह से भी उसकी डिग्रेडेशन होता है, सॉइल डिग्रेड होती है या सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कम करके हम कर सकते हैं, लैंड को बचा सकते हैं। क्या? पेड़ लगा के बचा सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन के थ्रू, पेस्टिसाइड का, केमिकल का यूज़ कम करके, ओवर ग्रेजिंग को चेक करके हम लैंड को बचा सकते हैं। अब विदरिंग क्या होती है? विदरिंग एक मेन टॉपिक आया, इंपॉर्टेंट है और तुमको आगे भी बहुत काम आएगा। ये विदरिंग का मतलब होता है कि जब भी जो चट्टान होती है, चट्टान का मतलब समझते हो ना, पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर होता है। जैसे पहाड़ है मेरे पास में, तो जैसे मान लो ये एक बड़ा सा पहाड़ है और धीरे धीरे जो है ऊपर वाली सतह पे छोटे छोटे पत्थर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं पहाड़ पे, और नीचे तो बड़े बड़े पत्थर आएंगे, ऐसे बड़े बड़े। अब इनके ऊपर जो है ये जो चट्टान होती है ना, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर वाटर, सनलाइट, विंड, ये तीनों लोग जो है ना वो इसके ऊपर एक्शन करते हैं, और इस एक्शन की वजह से इस रॉक का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब कि ये जो चट्टान है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है ऊपर से, ठीक है, क्योंकि मेन तो ऊपर पे ही, मतलब कि ऊपर वाली सतह पे ही इनका एक्शन होगा, किसका? पानी का, सनलाइट का, आपका विंड का, ठीक है, एक्शन इसके ऊपर वाली सतह पे ही होगा। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विदरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विदरिंग कहते हैं कि जब रॉक जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, ठीक है, तो उसे विदरिंग कहते हैं। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, प्लांट एनिमल की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, हम भी तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से, पानी की वजह से भी होता है ये, ठीक है। मेन टेम्परेचर का काम है इसके ऊपर, फ्रॉस्ट, ये सारे एक्शन की वजह से विदरिंग होती है। विदरिंग मतलब सिंपल सा चट्टानों का टूटना, ब्रेक डाउन होता है रॉक का, उसे ही विदरिंग कहते हैं। विदरिंग क्यों होती है? टेम्परेचर की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, प्लांट एनिमल की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी, बस। अब सॉइल क्या है भाई? सॉइल, ठीक है, लैंड कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक गया हमारा। अब जाते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल का एक सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, ठीक है। क्या है? थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है छोटी सी लेयर। ये मेरा अर्थ का सरफेस है और इसके ऊपर बहुत ही थीन सी लेयर बिछी हुई है, किसकी?
ग्रेनी सब्सटेंस की। ग्रेनी मतलब कि छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कण जो है, और उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, सॉइल बोल दिया है। ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया, सॉइल बोल दिया है। तो यही है कि लैंडफॉर्म डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की सॉइल होगी वहाँ पे। ठीक है, लैंडफॉर्म वो जगह है, लैंडफॉर्म बताता है कि वहाँ पे किस टाइप की सॉइल होगी। सॉइल जो है वो काई से बनी हुई होती है। पहली बात तो मिट्टी किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है, तुमने कभी सोचा है? मिट्टी बनी हुई होती है रॉक से। रॉक मतलब चट्टानों की, जब हम बात कर रहे थे, विदरिंग की बात कर रहे थे, टूटे हुए छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनसे, मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से और विदर्ड रॉक से सॉइल मिलके बनी हुई है। ठीक है, 3 लोग जो हैं, 3 लोगों से सॉइल मिलके बनी हुई है। एक तो है आपका ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा है मिनरल और तीसरा है विदर्ड रॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लैंडस्लाइड का थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड क्या होती है। मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। मेरे पास में एक ये हमारी रॉक थी, ठीक है, एक ये चट्टान है और एक ये मतलब कि पहले ये चट्टान एक ही थी, बाद में है ना ये डिस्प्लेस हो जाती है। एक जो है वो ऊपर चली जाती है या दूसरी जो है वो नीचे धंस जाती है, तो ये दोनों का क्या होगा, लैंडस्लाइड होगी। इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं कि मूवमेंट तो होगा, एक ही रॉक का जो है वो क्या होगा, मूवमेंट होगा, एक नीचे चली गई दूसरी ऊपर चली गई, और ये लैंडस्लाइड होती है इस वजह से। ठीक है, अब ये लैंडस्लाइड होती है अर्थक्वेक कारण हो सकता है इसका। ठीक है, फ्लड्स और वॉल्केनोज, फ्लड्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक आता है, एकदम जो अर्थ में जो अचानक वाइब्रेशन होता है ना, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आती है। बस इतनी सी बात है, और कुछ खास दिया नहीं गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेनफॉल भी होता है ना, प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। ज़्यादा भारी बारिश होती है तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये अगर तुम्हें जानना है कि हमारी पूरी अर्थ जो है नीचे से कैसी है, तो सबसे नीचे आपको जो है वो क्या मिलेगी, पेरेंट रॉक मिलेगी। उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, विदर्ड रॉक। मतलब विदर्ड का मतलब समझ में आया कि इस चट्टानों का ऊपर जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूटी है, विदर्ड हुई है, अलग अलग हुई है, ब्रेक डाउन हुआ है इसका। फिर सब सॉइल का मतलब कि यहाँ पे आपको सैंड भी मिलेगी, सिल्ट भी मिलेगी, क्ले भी मिलेगी, और टॉप सॉइल जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है। इसमें सब कुछ है, ह्यूमस वेजिटेशन, और ऊपर तो आपके पेड़ पौधे हैं ही सही। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना कि पहले होती है आपकी टॉप सॉइल, फिर होती है सब सॉइल, फिर विदर्ड रॉक होती है, और फिर पेरेंट रॉक होती है। अब 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कितना टाइम लगता है पता भी है तुम्हें? 100 साल, 100 ईयर्स लग जाते हैं। हजारों, मतलब हजारों नहीं बोल सकते, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि लैंड को बचाओ, डिग्रेड मत करो इसे। अब सॉइल के फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन जो होती है वो पेरेंट रॉक से हुई है। सॉइल का फॉर्मेशन डेफिनेटली एक बड़ी सी चट्टान थी, फिर वो बड़ी सी चट्टान छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी, फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे, फिर वो और छोटे छोटे पार्ट्स और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे, और फिर उन्होंने बनाई सॉइल। ठीक है, यही मेन इसका वो है। और क्लाइमेट की वजह से ही तो वो चट्टान टूटी, मतलब टेम्परेचर की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, वाटर की वजह से, एनिमल ह्यूमन की वजह से, ठीक है, इन सब की वजह से वो चट्टान टूटी, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटी, और फिर उसने बनाई सॉइल। तो 2 फैक्टर हैं। अब सॉइल किन किन चीज़ का कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें आता है रिलीफ, इसमें आता है पेरेंट रॉक, इसमें आता है क्लाइमेट, इसमें आता है फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और टाइम। ये फैक्टर्स हैं जिसने सॉइल को बनाने में मदद की है। ठीक है, पेरेंट रॉक मतलब कि एक इसकी पेरेंट, समझ में आ रहा है, अपने माता पिता। ऐसे सॉइल के भी पेरेंट्स हैं, तो सॉइल के पेरेंट कौन हो सकते हैं? चट्टान हो सकती है, उसी से तो ये बनी। ठीक है, पहले कौन था? चट्टान ही थी, मतलब रॉक ही थी। फिर रॉक के बाद में उसका डिग्रेडेशन होते होते, मतलब वो विदरिंग होते होते, इरोजन होते होते वो फिर सॉइल बनी। तो पेरेंट रॉक जो है वो सॉइल का बताती है कि सॉइल का कलर क्या होगा, सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके मिनरल कौन से पाए जाएंगे सॉइल में, उसका कंटेंट ऑफ परमिबिलिटी कितना होगा। ये सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक। फिर रिलीफ की वो जो लैंड होगा वो कैसा होगा? वो हाई लेवल पे होगा, एल्टीट्यूड उसकी कैसा होगा, मतलब कि एल्टीट्यूड का मतलब है कि उसकी हाइट कैसी होगी, उसका स्लोप कैसा होगा, ढलान कैसी होगी, ये सारी चीज़ें बताता है रिलीफ।
ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिलीफ होती है। रिलीफ मतलब कि वो जगह दिखती कैसी है बाहर से, वो ऊंची है, ऊंची जगह पे है, वो ढलान वाले एरिया पे है, वो नीची जगह पे है, कहाँ पे है वो, कि वो बताता है रिलीफ। अब आता है फ्लोरा फोना। फ्लोरा मतलब होता है कि वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे, वहाँ के एनिमल्स कैसे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब ने सॉइल को बनाया है। ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं, ये ह्यूमस रेट, ये जो सॉइल में है ना, ह्यूमस का रेट को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमस मतलब कि नमी, तो सॉइल में जितनी नमी होती है वो सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं ये लोग। एक तो वहाँ का फ्लोरा, फ्लोरा मतलब कि फ्लावर है, प्लांट है, ट्रीज़ हैं। फोना मतलब कि एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में आपको देखने को मिलते हैं ना, वो लोग भी सॉइल के फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है वो विदरिंग करता है। विदरिंग मतलब कि पेरेंट रॉक जो थी उसका जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, टेम्परेचर और रेनफॉल, तो ये भी सॉइल को बनाने में योगदान देता है अपना। फिर टाइम, ऑब्वियसली धीरे धीरे टाइम के साथ में तो चीज़ें बदलती है, तो ये भी टाइम जो है वो बताता है कि सॉइल की प्रोफाइल की थिकनेस कितनी होगी, कितनी बड़ी जो सॉइल की लेयर बनेगी। अभी मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कितने 100 साल लग जाते हैं। इसी तरीके से टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। क्लाइमेट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको तोड़ने में। पेरेंट रॉक बताती है कि सॉइल का कलर क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, मिनरल क्या होगा। ठीक है। रिलीफ बताता है कि वो सॉइल का लैंडफॉर्म कैसा होगा, वो स्लोप पे होगी या वो माउंटेन्स पे होगी, वो प्लेट्यू पे होगी, प्लेन्स पे होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है। और फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताते हैं कि उसमें ह्यूमस का कंटेंट कितना होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल का डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, हमने लैंड का भी डिग्रेडेशन देखा था और अब सॉइल का देख लेते हैं। सॉइल इरोजन और डिप्लीशन जो होते हैं वो मेजर थ्रेट है, मतलब मेजर प्रॉब्लम जो है ना ये दोनों ही है। एक तो इरोजन और एक डिप्लीशन। इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो मेन फर्टाइल सॉइल होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अपनी जगह से, तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। डिप्लीशन वही एक ही चीज़ है बट अलग अलग तरीके से बताई गई है। अब कुछ तरीके हैं जिससे हम सॉइल को बचा सकते हैं, लेकिन पहले उसके पहले एक थोड़ी सी चीज़ कि इंडिया की सॉइल किस किस टाइप की होती है। एल्यूवियल सॉइल होती है, ये टाइप है सॉइल के बेटा जो हमारे इंडिया में मिलते हैं। ठीक है। एल्यूवियल सॉइल मिलती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, आपकी लेटराइट सॉइल है, डेजर्टिक है, माउंटेन सॉइल है। ये अलग अलग तरीके की सॉइल हमारे इंडिया में मिलती है। ठीक है। अब सॉइल का कंजर्वेशन देखते हैं। सॉइल का कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहला मुल्चिंग के थ्रू। अब मुल्चिंग क्या होता है कि बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ थीन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैंने लाइक अ स्ट्रॉ, मतलब कि मैंने क्या किया कि एक बेयर ग्राउंड था। बेयर ग्राउंड मतलब समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल एक सीधा सपाट सी ज़मीन है और बिटवीन प्लांट्स है। ठीक है। प्लांट्स के बीच में मतलब एक पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उसके बीच में एक पेड़ सा लैंड होता है ना, डेफिनेटली ऐसा। उसको हमने ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि उसके ऊपर मैंने डाल दिया खाद वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डाल दिए, उसको हमने कवर कर दिया उस लैंड को। तो इससे भी हम सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी। अगर सनलाइट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा लैंड के ऊपर तो वो सूखेगा जल्दी। अगर हमें उसकी मॉइस्चर को बना के रखना है तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, मतलब कि एक लेयर बिछा दी हमने ऑर्गेनिक मैटर की। तो अब जितना टेम्परेचर उस पर नहीं जा पाएगा मेन लैंड के ऊपर, तो वो डिग्रेड नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं मुल्चिंग। अब काउंटर बैरियर क्या होता है कि स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द काउंटर्स। किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, पत्थरों का, ग्रास का और सॉइल का। ठीक है। इनको हम लगाते हैं, मतलब कि जैसे मैंने पत्थरों का वो बहुत सारी एक लाइन बिछा दी पत्थर की। ठीक है। और फिर मैंने ग्रास की लाइन बिछा दी, फिर मैंने सॉइल की लाइन बिछा दी। लैंड के ऊपर बात हो रही है। काउंटर बना दिए हैं कि आसानी से जो है वो वाटर कलेक्ट हो जाए उस जगह पे और उस वाटर जो है ना सॉइल को बहा के नहीं ले जाए। ठीक है। पत्थरों से मैंने उसको
जैसे कि एक सिंपल सी बात है, मेरे पास में एक जगह है, लैंड है, ठीक है, मैं यहाँ पे पानी सप्लाई कर रही हूँ लैंड पे अपने ज़मीन को भिगोने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना दिए काउंटर्स बना दिए, मतलब मैंने पत्थर रख दिए यहाँ पे, पत्थर पत्थर पत्थर, ठीक है। ग्रासेस के बिछा सकती हूँ मैं, या फिर सॉइल का भी बिछा सकती हूँ, बड़ी बड़ी जो हम वो नहीं खड़ी कर देते हैं। अगर तुम फार्मिंग की फील्ड से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स फार्मिंग करते होंगे, तुम्हें पता होगा। तो इसी तरीके से हम सॉइल को बचाते हैं, वो पानी को के साथ में बह के ना चली जाए इससे। रॉक डैम क्या होता है कि रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। ये पानी के बहाव को कम करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे गुलीज को प्रिवेंट करना इसका काम होता है, सॉइल का लॉस को बचाना, ठीक है, किसका, रॉक डैम को बनाया जाता है ताकि हम पानी का फ्लो कम कर सके। डैम बनते हैं ना यार, तुमने देखे होंगे डैम, तो वो पानी का फ्लो कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा ना हो कि पानी अपने साथ में वो सॉइल को बहा के ले जाए। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है कि टेरेसेस होते हैं। टेरेस मतलब कि ऊंची ऊंची जगह होती है, जो स्टीप स्लोप होते हैं, ऐसी जो आड़ी जगह होती है, टेढ़ी, जो आपको ज़्यादातर ईस्ट वाले इलाके में मिलेगी। ईस्ट मतलब कि आपको असम में, मेघालय वगैरह ऐसे एरियाज़ में आपको मिलेगी, या फिर हिमाचल हम बोलते हैं ना, शिमला वगैरह, शायद मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि अगर ऐसी जो स्टीप वाले एरियाज़ होते हैं, आड़े जो क्या बोल सकते हैं, टेढ़े लैंडफॉर्म थोड़े से, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। छोटे छोटे स्टीप स्लोप्स बनाए जाते हैं ऐसे, और ताकि जो पानी ऊपर से जाएगा तो उसको बहा के नहीं ले जाए, ठीक है। एक जैसे हम सीढ़ियाँ चलते हैं कि नहीं, तो ये इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है। तो सीढ़ियों, ये कैसे स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्या कब बचाते हैं, सॉइल को बचाते हैं कि पानी जाए धीरे 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 धीरे, ठीक है, इन सीढ़ियों से गुजर के। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फ्लो आया पानी का और सारी सॉइल को बहा के ले गया। इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है कि मैंने एक लैंड पे बहुत सारी क्रॉप को उगाया है, ठीक है, और वो भी अल्टरनेट, कि मेरे पास में ये एक जगह है, उस पर मैंने एक लाइन में तो कोई दूसरी क्रॉप उगाई, फिर दूसरी लाइन में कोई दूसरी क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, इस तरीके से इंटर क्रॉपिंग की जाती है। उससे भी सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। काउंटर प्लगिंग क्या होती है कि प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। प्लगिंग की जाती है काउंटर्स के पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल्स में जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो काउंटर्स हैं, ये बनाए हैं मैंने काउंटर्स, ठीक है, इनके पैरेलल में क्या की जा रही है, प्लगिंग की जाती है। इसको काउंटर प्लगिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि रोज़ ट्रीज़ की जो है, रोज़ लगा दी, एक बड़े बड़े जो है वो ट्रीज़ खड़े हो गए, अब हवा आएगी तो वो सॉइल को इरोड नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इन ट्रीज़ की वजह से, तो ट्रीज़ एक शेल्टर की तरह काम करे इसमें, इस वजह से इसको शेल्टर बेल्ट कहा गया है। ये ज़्यादातर आपको कोस्टल एरियाज़ में या ड्राई रीजन्स में देखने को मिलेंगे शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वाटर पे चलते हैं। हमारा लैंड कंप्लीट हो चुका है, सॉइल भी हो गया है, अब चलते हैं वाटर के ऊपर। वाटर एक अच्छा नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। हम अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वाटर प्लेनेट? क्योंकि हमारा जो 3/4 हिस्सा जो है अर्थ का, वो कवर है वाटर से। 3/4 मतलब कि 4 अगर पार्ट है अर्थ के, तो उसमें से 3 पार्ट तो सिर्फ वाटर से कवर है, इस वजह से वाटर प्लेनेट कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा आज के टाइम पे बात की जाए तो ओशियन में 2/3 जो है अर्थ का सरफेस जो है वो ओशियंस में पानी, मतलब कि ओशियंस हैं। अगर 2/3 पार्ट में तो ओशियंस ही मिलेंगे, और पानी 3/4 है, मतलब कि 4 हिस्सों में से 3 में तो पानी है सही, लेकिन ओशियंस की पर्टिकुलर बात की जाए तो 2/3 अर्थ के सरफेस पे जो है आपको ओशियंस ही मिलेंगे, ठीक है। तो 2/3 पार्ट जो है इसने कवर करके रखा है, ओशियंस ने कवर करके रखा है। बाकी और क्या बात की जा रही है यहाँ पे, ओनली 1% आपके पास में फ्रेश वाटर अवेलेबल है। भले आपके पास में पूरा 100% वाटर है ना। 100% वाटर में से 70% तो वाटर है, जो कि हमारे 70% वाटर भरा हुआ है। 100% में से मैं बोल देती हूँ कि
99% वाटर जो है ना वो फ्रेश नहीं है, वो सलाइन है, और उसमें से सिर्फ 1% वाटर जो है ना वो फ्रेश है, हमारे पीने लायक है। और वो पीने लायक वाटर भी आपको ग्राउंड वाटर में, आपके रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, ये फ्रेश वाटर भी इतना मुश्किल है देखो, तो आपको सलाइन की तो बात ही छोड़ दो। वाटर को हम ना तो इस नेचर में, इस अर्थ के नेचर में ऐड कर सकते हो, ना इसको घटा सकते हैं। पिछले मतलब कि 6th की एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तो वाटर साइकिल को हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तो देख लेना एक बार जाके। वाटर साइकिल क्या होता है कि अर्थ से ही वो इवापोरेट होके ऊपर गया, क्लाउड फॉर्म किए, फिर वही पानी अर्थ पे आ गया, ना वो पानी घटेगा और ना बढ़ेगा। ठीक है, वो जितना है उतना ही रहेगा, बट फ्रेश वाटर की कमी बिल्कुल हो सकती है। अब ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वाटर का क्वालिटी किस तरीके से ख़त्म होता है, किस तरीके से जो है वो वाटर की क्वालिटी ख़त्म होती है, पोल्यूशन होता है उसमें आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। ठीक है, वाटर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, डैम्स के रिजर्वोयर में इसका यूज़ होता है, पानी का यूज़ होता है। और पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो फूड और कैश क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ज़्यादा यूज़ होने लग गया है वाटर का। ठीक है, और इस वजह से लोग इसका क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट हो रहा है वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ अपना सारा पानी जो है रिवर्स में छोड़ देती है, बाकी लोगों के घरों से पानी आता है नालियों का, वो भी रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, और हमारा पानी कहाँ से आता है, रिवर्स में आता है घर में। तो ये इस तरीके से वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है वाटर की अवेलेबिलिटी की, पहली बात तो कौन कौन से देशों में पानी की कमी है। अफ्रीका में डेफिनेटली, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न पार्ट यूएसए का जो है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे पानी की कमी है। और दूसरा क्या है कि जो कंट्रीज़ क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड है वो वहाँ पे तो आपको ड्रॉट ही मिलेगा। ड्रॉट मतलब कि पूरा सूखा, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा। कहाँ पे, क्लाइमेटिक जोन वाली कंट्री में। ये सारी चीज़ें। अब वाटर को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो वाटर की कमी के बारे में देख लिया है। वाटर को हम बचा सकते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें। ठीक है, उसको फालतू वेस्ट ना करें, जितना बचा सकते हैं पानी को बचाएं, उसको गंदा ना करें। ठीक है, और आप अगर नदियों में जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ना छोड़ा जाए, उसको फिल्टर करें पहले। ठीक है, उसके बाद में, ताकि हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होने से बचेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब मोस्ट ऑफ द केमिकल तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर में जब ये केमिकल्स मिल जाते हैं ना इंडस्ट्रीज़ के, और अलग अलग केमिकल्स हैं हमारे फर्टिलाइज़र्स के भी, वो जब वाटर में मिलते हैं वो वाटर हमारे पास में आता है, तो ये वाटर में वो केमिकल तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी को भी वो अफेक्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि लैंड भी देख चुके हैं, सॉइल भी देख चुके हैं, और वाटर भी देख चुके हैं। अब हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस बारे में बात करता है, देखो। बायोस्फीयर क्या होता है, पहली बात तो जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। हवा भी है, पानी भी है, आपके पास में लैंड भी है, और ये तीनों चीज़ें होंगी तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी, या फिर कोई भी लाइफ जो होगी, लिविंग बीइंग जो होगा वो क्या कर पाएगा, जीवन जी पाएगा, एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर लिथोस्फीयर भी है मतलब लैंड भी है, एटमॉस्फेयर भी है मतलब एयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है मतलब कि वाटर भी है, तो वहाँ पे क्या होगा, बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर मतलब कि क्या होगी, लाइफ होगी। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की लोगों का इंटरडिपेंडेंस, कि एक पर्सन दूसरे के ऊपर निर्भर है। ह्यूमन किसके ऊपर निर्भर है, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, प्लांट्स किसके ऊपर निर्भर है, नेचर के ऊपर। इसी तरीके से हर जो बंदा है, हर चीज़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। और इस इंटरडिपेंडेंसी का काम जो है ना, ये इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम है ये, कि हर कोई जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वल्चर। वल्चर क्या होते हैं, वल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो किडनी के फेलियर से मर रहे थे।
और वल्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। वल्चर्स का इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट होते हैं, उनको ये खाने का काम, एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम वल्चर करते हैं। मतलब मेनली हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। कौन? वल्चर्स। और उन वल्चर्स की जो है शॉर्ट किडनी फेलियर्स की वजह से डेथ हो रही थी हमारे इंडिया में। क्यों हो रही थी? क्योंकि ये जब वो एनिमल्स को खाते हैं ना तो उनमें एक एनिमल्स को पेन किलर दी जा रही थी पहले, ठीक है। पेन किलर दी जा रही थी जिसको हम आइबुप्रोफेन कह सकते हैं, एस्पिरिन टू आइबुप्रोफेन उसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पे। और इस पेन किलर की वजह से जब ये एनिमल को पेन किलर दी गई किसी एनिमल को, ठीक है, और उस एनिमल की फिर बाद में डेथ हो जाती है कुछ सालों बाद में, फिर एनिमल को वो वल्चर खाता है, ठीक है। और वल्चर के स्टमक में भी वो मेडिसिन जाती है, तो उसकी वजह से इनकी जो है वो डेथ हो रही थी इस किडनी फेलियर की वजह से। तो फिर बाद में यहाँ पे बैन लगाया गया उस ड्रग के ऊपर जो वल्चर्स की लाइफ को क्या कर रहे थे, हाजार्ड में डाल रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वल्चर क्या होते हैं। वल्चर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, पोल्यूशन फ्री करते हैं। जितने भी एनिमल्स मर जाते हैं, इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं, उनको खाने का काम करते हैं वल्चर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर, कि वहाँ पे कितना सूरज की रोशनी पहुँच रही है और कितना वहाँ पे मॉइस्चर है, मतलब बारिश कितनी हो रही है, वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है। वो बताता है कि वहाँ पे कितने पेड़ पौधे होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे। क्या बताएगा कि वहाँ पे बारिश हुई है कि नहीं, या वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा डेफिनेटली तो भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर वाटर रेनफॉल भी कम होगा तो भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से टेम्परेचर और मॉइस्चर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे वेजिटेशन की लाइफ को, उनकी ग्रोथ को डिपेंड करते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ इस पर डिपेंड होती है। तो आपके वेजिटेशन में मेनली मेजर वेजिटेशन जो है वर्ल्ड के, उनमें आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टंड्रा। ये 4 टाइप के मेजर वेजिटेशन है। मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट में अलग टाइप के, टंड्रा में, स्क्रब्स में और ग्रासलैंड्स में अलग अलग टाइप के, है ना। ग्रासलैंड में आपको ग्रासेस मिलेंगी, फॉरेस्ट में हर छोटे बड़े पेड़ सब मिलेंगे। टंड्राज वाले एरिया आई थिंक ज़्यादातर ये कोल्ड एरियाज़ में होते हैं शायद, या फिर सीज़ के आसपास। और स्क्रब्स जो है वो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे जो है वेराइटीज़ दी गई हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि थॉर्नी स्क्रब्स होते हैं और आपके स्क्रब्स होते हैं। थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स ये आपको सूखे एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे रेनफॉल की कमी होती है। जैसे कि डेजर्ट देख लो, डेजर्ट नहीं तो जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ पे आपको स्क्रब्स मिलेंगे, छोटे छोटे जो ग्रासेस हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ट्रांसपिरेशन के लिए ये जो होते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ना, इनकी रूट्स बहुत डीप होती है। रूट्स क्यों डीप होती है? क्योंकि अंदर तक रूट्स जाती है ताकि नीचे से ये प्लांट जो है वो पानी ले सकें, क्योंकि ऊपर तो इन्हें वाटर मिल नहीं रहा है, पानी की कमी है। इस वजह से ये अपनी रूट्स को बहुत ही ज़्यादा अंदर ले जाके पानी को रिटेन करने की, मॉइस्चर को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो टंड्रा वेजिटेशन होता है, ठीक है, हाँ मैंने सही बोला था कि जो टंड्रा वेजिटेशन होता है वो कोल्ड पोलर रीजन में होता है। जो ठंडा इलाका होता है वहाँ पे ऐसा वेजिटेशन देखने को मिलता है, और वहाँ पे आपको मॉसेस और लीचेंस मिलेंगे। ये एक टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज़ है। कौन से? मॉसेस और लीचेंस। यहाँ पे मतलब डेजर्ट वाला एरिया जहाँ पे रेनफॉल की कमी है वहाँ पे आपको स्क्रब्स और थॉर्नी श्रब्स मिलेंगे। इसी तरीके से टंड्रा वाला एरिया है वहाँ पे मॉसेस और लीचेंस मिलेंगे। टंड्रा वाला एरिया कोल्ड एरिया होता है, ठीक है। अब कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए, इस वेजिटेशन को, इस वाइल्ड लाइफ को हम बचा कैसे सकते हैं। फॉरेस्ट तो हमारी वेल्थ है, ठीक है। प्लांट जो है एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, डेफिनेटली जो पेड़ पौधे होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, और ये दोनों मिल के इकोसिस्टम को बचा के रखते हैं, ठीक है।
एक दूसरे को बचा के रखते हैं, कौन, प्लांट और एनिमल, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। मैंने बताया कि हर कोई जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है वो इकोसिस्टम बनाता है डेफिनेटली। तो इनको बचाया कैसे जाए, इनको बचाने के लिए बनाए गए हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, क्या बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, वेजिटेशन को बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इनकी हंटिंग करते हैं, इनके जो स्किन्स होती हैं एनिमल की उनको इल्लीगल ट्रेड करना, बेचना, ठीक है, इनके जो दांत होते हैं, इनके नेल्स होते हैं, हॉर्न्स, इनके जो सिंग होते हैं, है ना, इनकी जो स्किन होती है उनको भी लोग बेचते हैं, उनका जो है इल्लीगल ट्रेड करते हैं, इनका कलेक्शन करते हैं, ये बहुत ही इल्लीगल है और इस वजह से इनको क्या है, थ्रेट है। तो इनको बचाने के लिए क्या किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई, नेशनल पार्क बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, ताकि हम हमारे वेजिटेशन को, हमारी वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेशनल पार्क क्या होता है, एक एरिया जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनाए रखे, एक एरिया जो कि इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनाए रखे। मतलब क्या है इसका, वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं आपके, ये बोल सकते हैं हिरन जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपके एनिमल्स हैं वहाँ पे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम क्या है, नेशनल पार्क का काम है। किसका है, नेशनल पार्क का काम है। एंड वन ऑफ मोर इकोसिस्टम फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, कि हमारे जो आज की नीड है उसको तो पूरा करेगा, फ्यूचर के बच्चे हैं उसको वो भी देख पाएंगे जो एनिमल्स आज के टाइम पे जी रहे हैं उनको, ठीक है, ये काम है नेशनल पार्क का। वन महोत्सव एक प्रोग्राम है जो इनकरेज करता है, कम्युनिटी लेवल पे किया गया है, स्कूल लेवल पे, कि ये बच्चों बर्ड्स को बचाने का काम, ठीक है, नेचर को बचाने का काम करता है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। सिर्फ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग चलाए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स को, वेजिटेशन को। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है एरियाज़ ग्लोबली, मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें आपको कंजर्वेशन भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी मिलेगा। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए भी जाएंगे और जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाया भी जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों की तरह काम करता है, बड़े लेवल पे काम करता है बायोस्फीयर रिजर्व। सिटीज़ भी एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अलग गवर्नमेंट के बीच में। इसका एम है कि हमको इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है एनिमल का और प्लांट का उसको बचाना है, उसको एनिमल्स को है कैसे भी तरीके से, प्लांट को है, ट्रीज़ को काटा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसका ये मोटिव है सिटीज़ का, ठीक है, एक प्रोग्राम है ये भी। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।